उसमें नियर अबाउट 30 टॉपर्स आपको बच्चों इन्होंने दिया है। तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के टॉप मोस्ट एजुकेटर से, और यहां पर बच्चों अपने फ्यूचर को, आप लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो कल हम बच्चों कहां तक हो गया था हमारा, हमें चर्चा करनी बच्चों, मणिपुर रियासत हो चुका था, कश्मीर हो चुका था, और हैदराबाद रियासत बच्चों हमें चर्चा करना था। ठीक है, तो आज हमारी जो चर्चा होगी वो कहां से होगी, वो बच्चों हैदराबाद रियासत से होगी। ठीक है, निधि कुमारी, हिमांशु, बैक वेंचर, गौरव जी, निधि जी, भाई वीडियो क्यों रोक के रखे हो बाबू। चलिए लाइक एंड शेयर करते रहिए बच्चों, लाइक एंड शेयर करते रहिए। नीरज बाबू खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। राखी आर्या जी, निधि कुमारी जी, वेलकम है सभी का। चलिए तो क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों। देखिए बच्चों, ये हैदराबाद रियासत है, यहां पर आप देख रहे होंगे बच्चों, ये हैदराबाद रियासत है। कभी ये मुगलों की सल्तनत हुआ करता था, कभी बच्चों ये मुगलों की सल्तनत हुआ करता था, और मुगलों की सल्तनत से बच्चों एक व्यक्ति था जिसका नाम था चिनकिलिच खां। एक व्यक्ति था जिसका नाम था बच्चों चिनकिलिच खां, और चिनकिलिच खां ने बच्चों इसे क्या किया, आजाद किया। चिनकिलिच खां ने इसे 1724 में क्या किया, आजाद किया। ठीक है, चिनकिलिच खां ने बच्चों इसे क्या किया, 1724 में क्या किया, आजाद किया। अब देखिए यहां पर बच्चों ये देख सकते हैं कि इस हैदराबाद का जो इतिहास है, यहां पर अगर आप अंग्रेजों के दौर में देखें, ये तो हमने मुगलों के समय बता दिया। मुगलों के समय में बच्चों जब मुगल सत्ता कमजोर हुई औरंगजेब के मरने के बाद, तो चिनकिलिच खां ने इसे क्या किया, एक आजाद प्रांत के रूप में डेवलप किया। कर्नाटक भी बच्चों हैदराबाद के अधीन हुआ करता था, जिसकी राजधानी अर्काट हुआ करती थी। यहां पर बच्चों इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1798 में बच्चों 1798 में हैदराबाद ने क्या किया, सहायक संधि स्वीकार कर लिया। किसकी, लॉर्ड वेलेस्ली की। लॉर्ड वेलेस्ली की बच्चों इसने क्या किया, सहायक संधि स्वीकार कर लिया, और ये चला गया बच्चों किसके हाथ में, ब्रिटिश सरकार के हाथ में। किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया। और यहां का नेतृत्व बच्चों किसके हाथ में था, एक मुस्लिम नेता नवाब के हाथ में था, लेकिन जनता जो है बच्चों अधिकतम यहां पे क्या थी, हिंदू थी। अब देखिए कहते हैं आजादी के उपरांत की क्या स्थिति है बच्चों। अब आजादी के बाद आइए, जब अंग्रेज चले गए तो सहायक संधि का महत्व बच्चों क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब अंग्रेजों के जाने के बाद कहते हैं हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जो पूर्णतः भारतीय भूभाग के अंदर स्थित थी बच्चों। कह रहा है कि हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जो पूर्णतः भारतीय भूभाग के अंदर क्या थी, स्थित थी। और 15 अगस्त 1947 को भारत हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान, जिनका नाम था बच्चों आसफ जां, संघ में शामिल होने से मना कर दिया। इन्होंने बच्चों हैदराबाद के जो निजाम थे, जिनका नाम था उस्मान अली, जिनको अंतिम नवाब भी माना जाता है हैदराबाद का, इन्होंने बच्चों भारत में शामिल होने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो जब इन्होंने भारत में शामिल होने से मना किया बच्चों, तो निजाम ने पाकिस्तान से प्रोत्साहन पाकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का दावा प्रस्तुत किया। पाकिस्तान इसको बच्चों क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। ठीक, और पाकिस्तान के सपोर्ट से बच्चों इन्होंने भारत के सामने ये प्रपोजल रखा कि भाई हम क्या रख सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं, और मेरी मंशा क्या है, स्वतंत्र रहने की, आजाद रहने की। लेकिन चूंकि इनको बच्चों आपको पता ही है कि माउंटबेटन प्लान के तहत इन रियासतों को यह भी स्वतंत्रता थी कि आप दोनों सल्तनत में से, ना तो भारत ना तो पाकिस्तान, दोनों में से किसी में भी शामिल ना होकर के एक अलग अस्तित्व अपना आप बनाए रख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, और इन्होंने बच्चों ऐसा ही प्रपोजल क्या किया, पेश किया। निजाम अपनी स्वेच्छाचारिता तथा निरंकुशता के लिए बच्चों को ख्यात था। जनता के बीच बच्चों इसकी बहुत अच्छी छवि नहीं थी, जनता के बीच इनकी बहुत अच्छी छवि नहीं थी। कहते हैं कि रियासत की 80% जनता बच्चों क्या थी, हिंदू थी। रियासत की 18% पॉपुलेशन क्या है, हिंदू है। सांस्कृतिक दमन का शिकार थी बच्चों,
यानी कहने का मतलब है कि मुस्लिम शासक होने की वजह से कहीं न कहीं हिंदुओं की धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रताएं जो है वो क्या थी, बाधित थी। ठीक है बच्चों, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट सभी लोग, बहुत कम संख्या आप लोगों की। राधे राधे बच्चों, सभी को राधे राधे हमारी तरफ से। ठीक है, और जबरदस्ती उर्दू को राजभाषा बना दिया गया था बच्चों। यहां पर हिंदुओं को कहीं न कहीं सांस्कृतिक दमन का शिकार होना पड़ रहा था, और साथ साथ यहां पर देख सकते हैं कि जबरदस्ती उर्दू को राजभाषा बच्चों क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक, लेकिन कहते हैं इसके अतिरिक्त हैदराबाद के निजाम तथा अधिकारियों की साठगांठ से एक उग्रवादी मुस्लिम संगठन जिसे मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमान, जिसे बच्चों क्या कहा गया, मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन, और उसके अर्धसैनिक अंग रजाकारों ने निजाम के विरुद्ध संघर्ष करने वाली जनता पर आक्रमण करके भयभीत करना शुरू कर दिया। देखिए बच्चों, कह रहा है कि उसके अर्धसैनिक अंग रजाकारों ने निजाम के विरुद्ध संघर्ष करने वाली जनता पर आक्रमण करके भयभीत करना शुरू कर दिया। परिणामतः हैदराबाद की जनता ने निजाम के विरुद्ध बच्चों क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। यानी जनता ने निजाम के विरुद्ध यहां पर बच्चों क्या किया, विद्रोह कर दिया। क्योंकि जनता जो है भारत में चाहती थी बच्चों क्या, विलय। भारत में जनता क्या चाहती थी, विलय चाहती थी। अब देखिए, कहते 7 अगस्त 1947 को निजाम से जनतंत्र की मांग के लिए 7 अगस्त 1947 को निजाम से जनतंत्र की मांग के लिए बच्चों एक शक्तिशाली सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हैदराबाद रियासत कांग्रेस ने किया। भाई कांग्रेस वहां भी थी, कांग्रेस मतलब रीजनल कांग्रेस बच्चों। कहते यहां की कांग्रेस ने हैदराबाद रियासत की जो कांग्रेस थी बच्चों, इन्होंने 7 अगस्त 1947 को, ये डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त 1947 को निजाम से जनतंत्र की मांग, जनतंत्र मतलब जनता की मांग, जनतंत्र की मांग के लिए एक शक्तिशाली सत्याग्रह आंदोलन के बच्चों क्या किया, शुरुआत किया। ठीक, हैदराबाद कांग्रेस ने। किंतु सत्याग्रहियों पर अत्याचार किया जाने लगा, साथ ही उन पर रजाकारों ने आक्रमण शुरू कर दिया। कह रहा है कि साथ ही उन पर रजाकारों ने क्या कर दिया बच्चों, आक्रमण शुरू कर दिया। अंततः इस विस्फोटक परिस्थिति में भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई, और 3 दिनों के बाद ही 17 सितंबर 1948 को निजाम ने समर्पण कर दिया। यानी बच्चों देखिए, कह रहा है इस विस्फोटक परिस्थिति में भारतीय सेना को मौका मिल गया। 13 सितंबर 1948, ये डेट याद रखिएगा, 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई, और 3 दिनों के बाद ही 17 सितंबर 1948 को निजाम ने समर्पण कर दिया। ध्यातव्य है कि भारतीय सेना की इस कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो की संज्ञा दी गई बच्चों। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन पोलो की संज्ञा प्रदान की गई, क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व के सबसे अधिक 17 पोलो के बच्चों क्या थे, मैदान थे। इस प्रकार नवंबर 1948 में हैदराबाद ने भारतीय संघ में विलय पर क्या किया, स्वीकार कर लिया। तो इसे पोलो ऑपरेशन बच्चों इसलिए दिया गया था क्योंकि पोलो के 17 मैदान बच्चों उस समय, ये कथन कारण में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट में आ सकता है, क्योंकि उस समय बच्चों पोलो के मैदान 17 थे। कहां पर, हैदराबाद में। और यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, इनका विलय कब हुआ, नवंबर 1948 में। तो नवंबर 1948 में हैदराबाद ने भी बच्चों क्या कर दिया, विलय कर दिया। तो अभी तक आपने जो पढ़ा वो देसी रियासतों का विलय था, वो बच्चों देसी रियासतों का क्या था, विलय था, जिन पर किसी न किसी तरीके से ब्रिटिश सरकार का बच्चों क्या था, नियंत्रण था, कंट्रोल था। अब हम ऐसी चीजों का विलय करने जा रहे हैं बच्चों जो विदेशियों के अधीन था, जो औपनिवेशिक कंपनियों के कहीं न कहीं क्या था, अधीन था। जैसे फ्रांसीसी कंपनी और जैसे आपकी बच्चों पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगाली कंपनी के संदर्भ में कहा जाता है कि पुर्तगाली कंपनी हिंदुस्तान आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी है, और हिंदुस्तान से जाने वाली भी लास्ट सबसे कंपनी है। सबसे अंतिम में बच्चों हमें पुर्तगालियों से ही मुक्ति मिली, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। ठीक, आइए देखते हैं कैसे। ये रहा आपका फ्रांसीसी क्षेत्र, ये बच्चों आपका फ्रांसीसी क्षेत्र है।
देखिए फ्रांसीसी क्षेत्र बच्चों, तो आजादी के पूर्व संध्या पर लगभग 515 वर्ग किलोमीटर का बड़े भारतीय भूभाग फ्रांसीसियों के बच्चों क्या थे, अधीन थे। तो कौन कौन से 515 वर्ग किलोमीटर का दायरा किसके अधीन था बच्चों, फ्रांसीसियों को। और आप जानते हैं कि फ्रांसीसी बच्चों पूरी तरह से वनडेवास युद्ध के बाद क्या हो गए थे, नेस्तनाबूत हो गए थे, यानी कमजोर पड़ गए थे। और पेरिस संधि के माध्यम से एक तरह से कहीं न कहीं फ्रांसीसियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व को भारत में क्या किया, स्वीकार कर लिया था। यहां पर जो है, जो आपके बच्चों फ्रांसीसी हैं, अब वो कहीं न कहीं एक सामान्य व्यापारी के तौर पर ही कुछ क्षेत्रों पर भारत में बच्चों क्या थे, बने हुए थे। देखिए कहते हैं कि मछलीपट्टनम को विस्फोटक तथा सूरत के लाज। देखिए कहां कहां पर बच्चों फ्रांसीसियों का वो था, एक मछलीपट्टनम में और दूसरा बच्चों कहां था, सूरत में। सूरत में एक फैक्ट्री थी इनकी, ठीक। और पहली कहां थी, मछलीपट्टनम। दोनों याद रखिएगा। सूरत वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का केंद्र था बच्चों। सूरत मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का केंद्र है। अब देखिए कहते हैं चंद्रनगर की बस्ती ये भी बच्चों फ्रांसीसियों का केंद्र है। पौंडीचेरी, यनम, माहे और कराईकल के जिले भी बच्चों आपको याद होगा, इनको मिलाकर बच्चों क्या बना, पांडिचेरी बना है, ठीक। ये सब बच्चों किसके अधीन थे, फ्रांसीसियों के अधीन थे। ये सभी किसके अधीन थे बच्चों, फ्रांसीसियों के अधीन थे। ये सब बच्चों किसके अधीन थे, फ्रांसीसियों के अधीन थे। ये किसके अधीन थे बच्चों, फ्रांसीसियों के अधीन थे, ठीक है। अब देखिए कहते हैं कि भारतीय संघ को प्रोत्साहित करने के लिए फ्रांस की सरकार ने अक्टूबर 1947 में भारत की स्थिति अपने व्यापारिक केंद्र मछलीपट्टनम को विस्फोटक तथा सूरत के लाज भारतीय संघ को समर्पित कर दिए गए। कह रहा कि भारतीय संघ को प्रोत्साहित करने के लिए फ्रांस की सरकार ने स्वयं बच्चों अपने आप, यानी भारत से संबंध बेहतर रहे इसके लिए फ्रांस ने स्वयं अक्टूबर 1947 में इन दोनों सेंटरों को, एक आपका बच्चों सूरत है और दूसरा आपका जो है मछलीपट्टनम, ये दोनों केंद्रों को बच्चों इन्होंने क्या किया, भारतीय संघ को क्या किया, समर्पित कर दिया। अब देखिए कहते हैं अन्य क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए, 1948 में भारत एवं फ्रांस के मध्य एक समझौता हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि अन्य क्षेत्रों को, यानी दो क्षेत्रों को छोड़कर, यानी मछलीपट्टनम और सूरत को छोड़कर बच्चों बाकी जो फ्रांसीसी क्षेत्र थे, ऊपर आपने देखा कि कौन कौन से अन्य फ्रांसीसी क्षेत्र हैं, बाकी के संदर्भ में 1948 में भारत एवं फ्रांस के मध्य एक क्या हुआ, समझौता हुआ। दोनों के मध्य बच्चों क्या हुआ, एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार भारतीय फ्रांसीसी नागरिक एक चुनाव द्वारा अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। किसके द्वारा बच्चों, कह रहा है कि जिसके अनुसार भारतीय फ्रांसीसी नागरिक एक चुनाव के द्वारा अपने राजनीतिक भविष्य का बच्चों क्या करेंगे, फैसला करेंगे, ठीक है। परिणाम स्वरूप चंद्रनगर का शासन, चंद्रनगर जो किसके अधीन था, फ्रांसीसियों के अधीन था, ये फ्रांसीसियों के अधीन था। और चंद्रनगर 26 जून 1949 को बच्चों किसे मिल गया, भारत को। चंद्रनगर किसको मिला, भारत को मिला। कब, 26 जून 1949 को, ठीक। और कह रहा है कि 1 अक्टूबर 1954 को पश्चिम बंगाल राज्य के साथ इसका विलय कर दिया गया। 1 अक्टूबर 1954 को ये चंद्रनगर बच्चों केंद्र ने किसे दे दिया, बंगाल को दे दिया, क्योंकि ये कहां पर है, बंगाल में है बच्चों, इसलिए इसे 1 अक्टूबर 1954 को बंगाल को सौंप दिया गया कि भाई ये कहां रहेगा, बंगाल में रहेगा, ठीक है। बच्चों एक बार लाइक एंड शेयर करिए फटाफट।
देखिए कहते एक लंबी संधि वार्ता के पश्चात बच्चों 1 नवंबर 1954 को, ये बच्चों 1 अक्टूबर 1954 को मिला था चंद्रनगर, और 1 नवंबर 1954 को, ठीक, यानी 1 महीने बाद पौंडीचेरी, यनम और माहे, पौंडीचेरी, यनम और माहे, जो आज भी यनम और माहे दोनों पौंडीचेरी के अधीन है, और कराईकल के परिक्षेत्र जो है स्वतंत्र भारत के साथ हो गए बच्चों। यानी ये जो बचे हुए फ्रांसीसी क्षेत्र थे, ये क्षेत्र भी बच्चों 1954 में बच्चों हो गए किसके साथ? भारत के साथ। इनका विलय भी किसके साथ हो गया? भारत के साथ। अब यहां देखें, कहते हैं 1962 में पेरिस संसद ने भी इस विलय को मान्यता प्रदान कर दी, और इसके साथ भारतीय भूमि पर फ्रांसीसियों का 191 वर्ष पुराना शासन, ध्यान रखिएगा कितने साल? 191 वर्ष। फ्रांसीसियों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 191 वर्ष शासन करने के बाद बच्चों ये फ्रांसीसी पूरी तरह से भारत से क्या हो गए? समाप्त हो गए पूरी तरह से। चलिए अब देखिए फ्रांसीसियों की जो बस्तियां थी बच्चों, ये कब कब भारत में इनका विलय हुआ, हस्तांतरण कब हुआ, और ये कहां कहां पर है? तो यहां देख सकते हैं बच्चों, चंद्रनगर ये पश्चिम बंगाल में था, और ये 26 जून 1949 को गया। पौंडीचेरी तमिलनाडु में है, 1 नवंबर 1954 को बच्चों मिला भारत को। कराईकल ये भी 1 नवंबर 1949। यनम ये भी बच्चों 1 नवंबर 1949। माहे 1 नवंबर 1949। पीडीएफ के लिए बच्चों आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डॉक्टर संजय सर यूपीएससी, वहां पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ। ठीक, आइए आगे देखते हैं बच्चों। ये आप इसको याद कर लीजिए फटाफट, सभी लोग इसको याद करिए फटाफट बच्चों। नेहा जी, शिवांगी जी, गरिमा, वेलकम है बच्चों आप लोगों का। अब देखिए आगे, पुर्तगीज क्षेत्र। पुर्तगालियों के कौन कौन से क्षेत्र थे बच्चों भारत में? पुर्तगालियों ने भारत के किन किन क्षेत्रों पर अधिकार कर रखा था? भाई स्वतंत्रता के बाद बच्चों भारतीय संघ का सपना तब तक पूर्ण नहीं हो सकता था जब तक ये विदेशियों को भारत से बाहर न किया जाए, यानी जब तक भारतीय उपमहाद्वीप में पुर्तगाली परिक्षेत्र उसमें शामिल न किया जाता। ठीक, अब देखिए कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में पुर्तगीज परिक्षेत्र उसमें शामिल न किया जाता। देखिए कहते हैं कि गोवा, जैसे पुर्तगालियों के अधीन कौन सा क्षेत्र था? गोवा, दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली। ठीक है, ये बच्चों ये क्षेत्र किसके अधीन थे? ये क्षेत्र बच्चों आपके अधीन थे किसके? ये क्षेत्र बच्चों आपके किसके अधीन थे? ये क्षेत्र थे पुर्तगालियों के अधीन। इसके लिए भारत ने पुर्तगाल से अनुरोध किया कि भारतीय उपमहाद्वीप के पुर्तगाली प्रदेशों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर दिया जाए। यहां पर बच्चों इन्होंने कहा कि इन्होंने अनुरोध किया कि भारतीय उपमहाद्वीप के पुर्तगाली प्रदेशों को भारतीय संघ में क्या कर दिया जाए? सम्मिलित कर दिया जाए, ऐसा भारत सरकार ने अनुरोध किया। किंतु पुर्तगालियों ने अपने भारतीय परिक्षेत्रों की संप्रभुता पर बातचीत करना ही अस्वीकार कर दिया बच्चों, यानी पुर्तगालियों ने बात करना ही उचित नहीं समझा। समझ रहे नहीं? यानी अब देखिए भारत के पास विकल्प क्या था उस समय? पुर्तगाली जो क्षेत्र थे बच्चों, पुर्तगाली जो क्षेत्र हैं, इनकी मुक्ति कब मिली पुर्तगालियों से? कब इनका कानूनन हस्तांतरण किया गया? ठीक, उसको देखिए। कहते जो दादरा है बच्चों, दादरा नगर हवेली, ये 22 जुलाई 1954 को बच्चों ये भारत के हाथ में चली, 22 जुलाई 1954 को बच्चों कानूनी तौर पर इसका हस्तांतरण कब हुआ? 11 अगस्त 1761 को। 11 अगस्त 1761 को। नारोली ये बच्चों 29 जुलाई 1954 को कानूनी तौर पर, 11 अगस्त 1961 को। नगर हवेली ये भी 2 अगस्त 1954 को और कानूनी तौर पर बच्चों 11 अगस्त 1961 को। ठीक,
यानी 11 अगस्त 1961 को दादरा नारोली नगर हवेली, ठीक, दमन दीव बच्चों ये दूसरी डेट है इसकी, ये 19 दिसंबर 1961 को और 19 दिसंबर 1961 को ही कानूनी तौर पर गोवा में शामिल किया गया बच्चों, ठीक। और गोवा 19 दिसंबर 1961 को, ठीक, ये शामिल हुआ, केंद्र शासित प्रदेश था। ये दोनों बच्चों सबसे बाद में हुए हैं, दमन दीव एवं गोवा, दमन दीव एवं गोवा। तो 19 दिसंबर 1961 में दोनों बच्चों क्या हो गए, ध्यातव्य है कि अब देखिए इनका तीनों को बच्चों एक साथ याद रखिए और इन दोनों को एक साथ याद रखिए। इन तीनों की डेट बच्चों याद है, ये वाली डेट आपको याद रखना है, आपको 11 अगस्त याद रखना है और यहां पर बच्चों आपको 19 दिसंबर याद रखना है। 19 दिसंबर और 11 अगस्त दो डेट आप याद रखिए। करेक्ट ध्यातव्य, पुर्तगाली परिक्षेत्र की जनता गोवा कांग्रेस कमेटी के संस्थापक एवं गोवा राष्ट्रीय आंदोलन के पिता, जिनका नाम था बच्चों त्रिस्ताओ ब्रागांजा कुन्हा, के नेतृत्व में मुक्ति के लिए बच्चों संघर्ष कर रही थी। कब से? 1928 से। 1928 से ही यहां पर बच्चों गोवा राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। किसके द्वारा? त्रिस्ताओ ब्रागांजा कुन्हा के द्वारा। त्रिस्ताओ ब्रागांजा कुन्हा के द्वारा बच्चों ये नेतृत्व किया जा रहा था और इन्होंने ही बच्चों कहते हैं कि इन्होंने ही 1928 से एक संघर्ष छेड़ रखा था पहले से ही आजादी का, और 1947 के बाद बच्चों यह संघर्ष जो है सशस्त्र विद्रोह का रूप धारण कर लिया, यानी हिंसात्मक हो गया। 1947 के बाद यानी भारत जब आजाद हो गया तो ये इस क्षेत्र की आजादी के लिए बच्चों सशस्त्र विद्रोह किया गया इन्हीं के नेतृत्व में। पुर्तगाली सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई तेज कर दी, फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने संगठन यूनाइटेड फ्रंट की सहायता से 22 जुलाई 1954 को दादरा, 29 जुलाई 1954 को नारोली, 2 अगस्त 1954 को नगर हवेली को मुक्त करा दिया बच्चों। ठीक है, हालांकि यहां पर पुर्तगाली सरकार ने कार्रवाई किया, लेकिन जो सेनानी थे उन्होंने बच्चों मुक्त करा लिया पुर्तगालियों से, और 1954 से लेकर 1961 तक यह प्रदेश लगभग बच्चों पूरी तरह से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। यानी कहने का मतलब है उस समय डायरेक्ट आप भी यानी भारत सरकार भी प्रत्यक्ष रूप से बच्चों यहां पर कार्रवाई नहीं कर सकती थी। ठीक है, लेकिन जो पहले से ही संघर्षरत थे इन क्षेत्रों को आजादी के लेकर, उनको कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय सरकार का समर्थन बच्चों क्या था? मिला हुआ था। तो ये पूरी तरह से 1961 में बच्चों क्या हो गए? आजाद हो गए, जिसे स्वतंत्रता, जिसे कहते हैं स्वतंत्र दादरा और नगर हवेली प्रशासन ने चलाया। परंतु 11 अगस्त 1961 ईस्वी को यह प्रदेश भारतीय संघ में शामिल हो गया। 11 अगस्त 1961 को यह प्रदेश बच्चों भारतीय संघ में क्या हो गया? शामिल हो गया, और तब से भारत सरकार एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका प्रशासन कर रही है। तब से भारत सरकार एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बच्चों इसका प्रशासन क्या है? कर रही है। ठीक है, यानी 1961 बच्चों, यानी सभी यूरोपीय कंपनियों के जाने के बाद, ठीक है, सभी यूरोपीय कंपनियों के जाने के बाद, ठीक है, इन्होंने बच्चों ऐसा किया। अब देखिए 15 अगस्त 1955 ईस्वी में, 15 अगस्त 1955 ईस्वी में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए 3000 सत्याग्रहियों ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया बच्चों। बात जब गोवा की आई तो 15 अगस्त 1955 को गोवा की आजादी के लिए बच्चों, पुर्तगालियों से गोवा को आजाद करने के लिए 3000 सत्याग्रहियों ने अहिंसक आंदोलन यानी गांधी के रास्ते को अपनाया और जनता से जनमत संग्रह की मांग किया। यानी ये डिमांड किया इन लोगों ने कि भाई आप जनता से क्या करा लीजिए? जनमत संग्रह करा लीजिए, और जनमत संग्रह अगर भारत के पक्ष में आता है तो आप गोवा को क्या करिए? आजाद कर दीजिए। तो जनमत संग्रह की बात बच्चों इन्होंने गोवा सरकार के सामने रखा, परंतु पुर्तगाली सेनाओं ने निहत्थी जनता पर गोली चलाकर भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए बच्चों मजबूर कर दिया। यहां पर बच्चों गोवा की जो सरकार थी पुर्तगालियों को, उन्होंने बच्चों बहुत ही अनैतिक काम किया कि जो अहिंसक सत्याग्रही थे उन पर बच्चों इन्होंने क्या किया? गोली चलवाया, जिससे मजबूर होकर भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, और परिणाम स्वरूप भारतीय सेना पुर्तगाली परिक्षेत्र में घुसकर 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय, याद रखिएगा पूछा गया क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय
ऑपरेशन विजय नामक कार्यवाही की और 36 घंटे से ज्यादा वक्त तक जमीनी, समुद्री और हवाई हमले हुए बच्चों। 36 घंटे से अधिक समय तक बच्चों यहां पर जमीनी और हवाई हमले किए गए। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं पुर्तगाली सेना ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया और 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा दमनदीप को मुक्त करा लिया गया बच्चों। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा दमनदीप को क्या करा लिया गया? मुक्त करा लिया गया। पुनः इस तिथि को बच्चों तीनों को सम्मिलित करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां बच्चों क्या बना? राज्य बना। ठीक, पहले केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 30 मई 1987 को बच्चों, ठीक इसी साल मिजोरम भी बना था, 25वां राज्य बनाया गया तथा दमन दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व दिया गया। दमन दीव बच्चों क्या हो गया आपका? ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका बच्चों केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ये क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और यहां पर इस प्रकार बच्चों भारत संघ का पूरी तरह न सही लेकिन काफी हद तक प्राकृतिक सीमा को प्राप्त कर लिया गया, जिसका वर्णन प्राचीन महाकाव्यों तथा विष्णु पुराण में मिलता है, जिसमें भारत का परिचय देते हुए कहा गया है कि बच्चों उत्तरम यत्स समुद्रस्य हिमाद्रस्य श्रैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये बच्चों यानी भारत के भौगोलिक क्षेत्र की बच्चों यहां पर चर्चा की गई है और इसे बच्चों क्या किया गया? प्राप्त कर लिया गया। तो 1 मिनट 1 मिनट बच्चों आप लोग वेट करिएगा। ठीक है, 1 मिनट, और इसके बाद हम देखेंगे बच्चों आपका, इसके बाद हम चर्चा करेंगे भारतीय रियासतों के गठन की। इसके बाद चर्चा होगी बच्चों भारतीय राज्यों के पुनर्गठन। ये भी बच्चों एक बहुत बड़ी समस्या थी हिंदुस्तान की उस समय कि भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। गौरव कुमार जी वेलकम है आपका भी। हिमांशु कुमार, नीरज कुमार, राजा कुमार जी, चलिए सभी को गुड इवनिंग बच्चों। फिर से आइए देखिए तो भारतीय राज्यों का पुनर्गठन बच्चों, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, कहते देशी राज्यों के विलयोपरांत उनके पुनर्गठन की समस्या बच्चों उठ खड़ी हुई। अब देखिए जब भारत में देशी रियासतें बच्चों 562 जो देशी रियासतें थी वो शामिल हो गई, और जो आपके विदेशी क्षेत्र थे, जो आपके पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के बच्चों जो अधीन क्षेत्र थे, जब उनका विलय भारत में हो गया तो भारत के समक्ष ये समस्या उत्पन्न हो गई कि भारत ने जिस राज्यों के संघ की बात किया था, यूनियन ऑफ स्टेट की बात किया था, उसका कैसे पुनर्गठन किया जाए, यानी राज्यों का निर्माण किस बेस पर किया जाए, किस आधार पर किया जाए। क्योंकि भारत जो है बहुभाषी देश है बच्चों, बहुभाषी, बहुजाति, बहुनस्लीय एक देश है, जहां पर बच्चों एक मात्र कुछ दूरी पर भाषा और धर्म और जाति, नस्ल बच्चों क्या है, बदलता रहता है। तो ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से इससे क्या हो, निपटा जाए। तो यहां पर देख सकते हैं आप, कहते हैं देशी राज्यों के विलयोपरांत उनके पुनर्गठन की समस्या उठ खड़ी हुई। सर्वप्रथम स्वतंत्रता पूर्वक 1920 में ही कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अधिवेशन है बच्चों, नागपुर अधिवेशन, आप मने इसको मिनी अधिवेशन कह सकते हैं कांग्रेस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट अधिवेशन था बच्चों।
इसी अधिवेशन में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग की गई थी बच्चों। यानी ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, नागपुर अधिवेशन, जिसमें भाषा के आधार पर, नागपुर अधिवेशन में बच्चों भाषा के आधार पर पुनर्गठन की क्या की गई थी, बात की गई थी। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर पुनर्गठन की बच्चों बात की गई थी। अब देखिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी भाषा को ही बच्चों आधार बनाया गया था। यानी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी 9 सदस्यीय, ठीक, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा था कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक, यानी दो ऐसे प्रमाण आपको दिख रहे हैं। एक नागपुर अधिवेशन पहला अधिवेशन है जहां भाषा के आधार पर जो है पुनर्गठन किया गया, और दूसरा नेहरू रिपोर्ट बच्चों, दूसरा नेहरू रिपोर्ट, ठीक, 1928 में जो आई, इसका बच्चों भाषा के आधार पर क्या किया गया, प्रांतों के पुनर्गठन की बात की गई, संस्तुति की गई। किंतु 1948 में गठित जेबीपी समिति बच्चों, जिसमें 3 लोग सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभ सीतारमैया, इसको जेबीपी कमेटी कहा जाता है बच्चों, जिसमें 3 लोग मेंबर थे, पट्टाभ सीतारमैया, ठीक है, और आपके बच्चों पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू साहब, 3 लोग इसमें मेंबर थे। इन्होंने भी बच्चों भाषा के आधार पर ही राज्यों के पुनर्गठन न करने की सलाह दिया। ये एकमात्र बच्चों क्या था, कमेटी थी जिसने भाषा के आधार पर पुनर्गठित न करने की सलाह दिया था। ठीक है, अब इससे पहले 2 बार, यानी एक नागपुर अधिवेशन और दूसरा बच्चों नेहरू रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई थी, लेकिन जेबीपी कमेटी ने इसको क्या कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया बच्चों, इसको सिरे से खारिज कर दिया। अब देखिए कहते हैं कि यहां पर बच्चों अब समस्या खड़ी हो गई कि भाई जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा। तो यहां पर आप देखिए कहते हैं कि परिणाम स्वरूप देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो गया, और क्योंकि लोग भाषाई आधार पर ही प्रांतों के गठन के आकांक्षी थे, लोग बच्चों यही चाहते थे कि भाषा के आधार पर ही क्या हो, प्रांतों का गठन हो, भाषा के आधार को ही मान्यता दी जाए, और इस वजह से बच्चों विरोध होना शुरू हुआ। और अक्टूबर 1952 में इसी मांग को लेकर श्री रामल्लू अनशन पर बैठ गए बच्चों। जब श्री रामल्लू अनशन पर बैठ गए, वो भी भूख हड़ताल पर बच्चों, तो यह मुद्दा जो है क्या होने लगा, और मजबूत होता चला गया, और ज्यादा ये बच्चों इंक्रीज हुआ, और ज्यादा इंक्रीज होने लगा। कहते हैं कि तेलुगु भाषा भाषी प्रांत के आंदोलन के चलते स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामालू के मृत्युपरांत इनकी बच्चों मृत्यु हो जाती है। कब, 1953 में। और इनके मरने के बाद आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसे बच्चों भाषा के आधार पर क्या किया गया, गठित किया गया। ये पहला राज्य है जिसे भाषा के आधार पर बच्चों क्या किया गया, गठन की अनुमति दे दी गई। लेकिन समस्या का समाधान बच्चों अभी हुआ नहीं था, क्योंकि कानूनी आधार अभी प्राप्त नहीं था। परंतु इतने से ही समस्या का समाधान नहीं हो सका, और देश के अन्य भागों में भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठना शुरू हो गई। भाई जब आप भाषा के आधार पर किसी एक राज्य विशेष का गठन कर रहे हैं, तो अन्य जो क्षेत्र हैं जो भाषा के आधार पर अपने को एक दूसरे से अलग मानते हैं, अब वहां भी बच्चों डिमांड उठना क्या हो गई, शुरू हो गई। वहां भी बच्चों अब मांगे उठना शुरू हो गई कि हमें राज्य हमारा दे दिया जाए। भारत सरकार ने इस प्रश्न के समाधान के लिए 1954 में फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। तो फजल अली आयोग इसे कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम फजल अली आयोग कहते हैं। फजल अली आयोग इसे कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, फजल अली आयोग कहते हैं। ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। और हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण नाम है बच्चों, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर, इस आयोग के सदस्य बनाए गए। इस आयोग के क्या बनाए गए, सदस्य बनाए गए। किसके, फजल अली की अध्यक्षता में। फजल अली के अतिरिक्त 2 अन्य सदस्य थे बच्चों, एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। ठीक है, 2 अन्य मेंबर थे बच्चों। सितंबर 1955 में इसने अपना क्या किया, प्रतिवेदन सरकार को दिया। अपनी रिपोर्ट इन्होंने क्या किया बच्चों, सरकार को सौंप दिया। बच्चों आप लोगों को नोटिफिकेशन जाता है कि नहीं क्लास का?
क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को जाता है कि नहीं बच्चों? आपकी संख्या इतनी कम क्यों है? बैक बेंचर सर्वेश्वर जी, ममता, राखी, आर्या, वेलकम है आपको। मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं तो आप लोग बताएं, क्या नोटिफिकेशन नहीं जाता क्या आप लोगों को? गुड इवनिंग तुषी गोयल जी, गुड इवनिंग। नोटिफिकेशन नहीं जाता आप लोगों को? ठीक है, चलिए चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, तो क्या हुआ कि भाई इन्होंने सितंबर 1955 में अपना प्रतिवेदन सरकार को क्या किया, दे दिया। और इसी के आधार पर भारत सरकार ने जुलाई 1956 को, इसी के आधार पर भारत सरकार ने जुलाई 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसे बच्चों आप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहते हैं, पारित किया। जिसे बच्चों राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या किया, पारित किया। इसे कार्यान्वित करने के लिए संविधान में 7वां संविधान संशोधन भी बच्चों किया गया। इसे कार्यान्वित करने के लिए 7वां संविधान संशोधन बच्चों किया गया। ठीक है। और आपको पता है कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को इस आयोग की रिपोर्ट के बाद बच्चों क्या दे दी गई, अनुमति दे दी गई। ठीक है। अब भारतीय संघ के इकाइयों की संख्या 28 से घटकर कितनी हो गई, 20 कर दी गई। अब भारतीय संघ के इकाइयों की संख्या 28 से घटकर 20 कर दी गई। कितना कर दी गई, 20। 28 से घटाकर कितना कर दी गई बच्चों, 20 कर दी गई। संविधान में की गई राज्यों की मूल 4 श्रेणियों को समाप्त कर अब सिर्फ 2 प्रकार की कैटेगरी कर दी गई। यानी अब राज्य बच्चों केवल 2 भागों में डिवाइड होंगे। जबकि कह रहा कि भारतीय संघ की इकाइयों की संख्या पहले कितना थी, 28, उससे घटाकर 20 कर दी गई। और उनका जो डिवीजन पहले 4 श्रेणियों में था, 4 प्रकार के जो राज्य थे पहले, अब उनको कितने में कर दिया गया, 2 प्रकार में कर दिया गया। केंद्र शासित क्षेत्र और स्वायत्त क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र और स्वायत्त क्षेत्र रखे गए। स्वायत्त राज्यों की संख्या 14, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू कश्मीर। स्वायत्त क्षेत्र किसने थे, जिसको आज की डेट में आप राज्य कहते हो, उनकी संख्या कितनी थी, 14 थी। जिनमें से पहला आपका कौन था, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये बच्चों आपके क्या थे, स्वायत्त राज्य थे, जिनकी संख्या कितनी थी, 14 थी। अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या देखिए, इनकी संख्या कितनी थी, 6। जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश था केंद्र शासित प्रदेश, मणिपुर था बच्चों, त्रिपुरा था, दिल्ली था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था एवं लक्षद्वीप समूह था। ये बच्चों आपके 6 क्या थे, ये 6 आपके केंद्र शासित प्रदेश थे। ये 6 बच्चों आपके क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है। समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्रमशः 5 क्षेत्रीय परिषदों, उत्तरी, केंद्रीय, पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी परिषदों के अंतर्गत बच्चों रखा गया। क्रमशः 5 क्षेत्रीय परिषदों में इसे क्या किया गया, शामिल किया गया, यानी 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया। और 1956 के अधिनियम द्वारा राज्यों के पुनर्गठन की समस्या पूरी तरह से बच्चों क्या हो गई, समाप्त हो गई। और इसके आधार पर समय के साथ साथ बच्चों राज्यों की संख्या क्या होती रही, बढ़ती रही, क्योंकि आपके आर्टिकल 2 और 3 राज्यों के निर्माण से संबंधित हैं। 1960 में मराठी आंदोलन चलने लगा बच्चों। अब देखिए कि महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण कब हुआ, तो 1960 में मराठी आंदोलन के चलते बंबई को बच्चों क्या कर, विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। किसे बांटकर, बंबई को बांटकर, जिसको आज आप एक शहर मानते हैं बच्चों, वह पहले यानी पूरे गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर
किस नाम से जाना जाता था? बंबई के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो महाराष्ट्र और गुजरात बच्चों कब बने? 1960 में बनाए गए। वर्ष 1961 ईस्वी में गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1954 ईस्वी में पौंडीचेरी भी संघीय सूची में सम्मिलित किया गया। 1954 में पौंडीचेरी भी संघीय सूची में क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। नागालैंड राज्य की बात देखिए बच्चों, कहते हैं नागालैंड राज्य की स्थापना वर्ष 1963 में हुई। 1966 में अकाली दल आंदोलन के चलते पंजाब और हरियाणा का निर्माण हुआ, लेकिन इस नागालैंड का बाद में बच्चों क्या होगा? पुनर्गठन होगा। नागालैंड कब बना? 1963 में बना। मिजोरम बच्चों बनेगा कब? 1987 में। मिजोरम का गठन कब होगा? 1987 में। आपके त्रिपुरा और मेघालय बच्चों, त्रिपुरा एवं मेघालय ये बनेंगे कब? 1972 में। त्रिपुरा एवं मेघालय 1972 में बनेंगे बच्चों। यहां पर देखिए कहते हैं कि 66 में आपका बन रहा है क्या? 66 में अकाली दल ने बच्चों, अकाली दल आंदोलन की वजह से पंजाब और हरियाणा का गठन किया गया। यानी 66 में पंजाब और हरियाणा का निर्माण होता है, जिनकी दोनों की राजधानी क्या बनी? चंडीगढ़। दोनों की बच्चों कॉमन राजधानी बनाई गई, किसको? चंडीगढ़, जो आज भी है। अब देखिए कहते हैं वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो पहले से बच्चों क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। 1971 में हिमाचल प्रदेश को क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में 3 नए राज्य बनाए गए, जिनमें बच्चों आपका त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। मणिपुर भी पहले क्या था? स्वायत्त माने केंद्र शासित प्रदेश था बच्चों मणिपुर। अब मणिपुर भी एक क्या हो गया? स्थापित राज्य हो गया। अब मणिपुर भी बच्चों एक स्थापित राज्य हो गया। तो 72 में ये बच्चों क्या बने? तीनों आपके कब बने? 72 1972 में ये बच्चों तीनों आपके क्या बनते हैं? ठीक है, 1972 ईस्वी में जनमत संग्रह द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का, 1975 में जनमत संग्रह द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां राज्य बनाया गया। अगर आप देखेंगे यहां पर बच्चों तो 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, वर्तमान समय में भारत को 29 राज्य तथा केंद्र शासित 29 राज्य तथा केंद्र शासित कितने राज्य हैं? अब तो बच्चों ये संख्या बदल गई है, 28 और बच्चों आपकी कितनी हो गई? 8 या 9। अब तो ये संख्या चेंज हो गई जम्मू कश्मीर के बनने से। कहते अब देखिए ये तो राज्यों के पुनर्गठन की बात थी बच्चों। राज्यों का, ये जम्मू और कश्मीर का निर्माण किस डेट को हुआ है? कोई बच्चा बता सकता है जम्मू कश्मीर राज्य का निर्माण किस डेट में हुआ है? आशीष जी, बैक बेंचर जी, नीरज सागर जी। यहां पर बच्चों क्या किसी बच्चे को डेट याद है? हाँ, वही डेट ही पूछ रहा हूं मैं भी, मुझे भी डेट मिस हो गई है कि जम्मू कश्मीर के निर्माण की डेट क्या है। चलिए ठीक है, बाद में देख लेंगे इसको। ठीक, अब देखिए तो इसके बाद एक समस्या बच्चों और हमने डिस्कस किया था, वो थी शरणार्थियों के पुनर्वास की। आजादी के बाद आपको पता है बच्चों, जब भारत और पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण हुआ तो आजादी के बाद एक बड़े स्तर पर बच्चों विभाजन हुआ था। ठीक, एक बहुत बड़ी आबादी भारत और पाकिस्तान में बच्चों क्या हुई थी? ट्रांसफर हुई थी। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, कहते हैं कि सृजन होने के वर्षों का समय व्यतीत होता जाता है। कहते हैं शरणार्थियों का पुनर्वास सृजन होने में, कह रहा है कि रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी, सृजन होने में वर्षों का समय व्यतीत होता जाता है, किंतु ध्वंस होने में पल भर भी समय नहीं लगता। यानी कहते हैं बच्चों, जब किसी भी चीज का निर्माण करना हो तो वर्षों सदियों बीत जाती हैं, लेकिन उसके विनाश में बहुत कम समय में ही क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है चीजों का बच्चों। और वही भारत के संदर्भ में भी हुआ। हिंदुस्तान के निर्माण में, आजादी में और भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में, लोगों में एकता कायम करने में कितना आंदोलन करना पड़ा, लेकिन जब बात विभाजन की आई तो एक मात्र कुछ समय का, कुछ सालों का सांप्रदायिक दंगा बच्चों
भारत के क्या कर दिया, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो यहां पर देख सकते हैं, किंतु ध्वंस होने में पल भर भी समय नहीं लगता। जिस सौहार्द, निजत्व और भाईचारा को बनाने में सैकड़ों वर्ष का सफर हिंदू और मुसलमानों को तय करना पड़ा, उसे 1947 के एक ही झटके में बच्चों क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। यानी जो हिंदू मुसलमान सौहार्द, कहते हैं पूरे मध्यकाल को आप पढ़ डालिए, कहीं पर आपको सांप्रदायिक आंदोलन दिखाई नहीं देंगे, कहीं सांप्रदायिक दंगा नहीं दिखाई देगा, जबकि मध्यकाल से ही बच्चों मुसलमान हिंदू राष्ट्र में, माने भारत में रह रहे हैं। आप अगर गौर से देखिए तो भाई मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से ही बच्चों हिंदुस्तान में क्या है, मुसलमानों का अस्तित्व है। लेकिन यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है मात्र कुछ समय में ही, जो अभी तक बच्चों कई 100 सालों से जो चीजें नहीं हुई थी वो हिंदुस्तान में क्या हुई। और यहां पर सांप्रदायिक दंगा दोनों के विभाजन का क्या बना, आधार बना। कहते हैं 60 लाख से अधिक शरणार्थियों को पुनर्वास की समस्या झेलनी पड़ी बच्चों। 60 लाख से अधिक जो है बच्चों पुनर्वास की समस्या से क्या हुए, गुजरे। ठीक है, यानी भारत और पाकिस्तान में जो बच्चों विस्थापन हुआ, यानी 60 लाख जो है भारत माने पाकिस्तान से लोग भारत की तरफ क्या हुए, प्रव्रजन किए। और यह समस्या दंगा ग्रसित नवोदित राष्ट्र भारत और पाकिस्तान दोनों की थी बच्चों, और दोनों के समक्ष ये एक बड़ी चुनौती के रूप में क्या थी, विद्यमान थी। कहते परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1950 ईस्वी को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य नेहरू लियाकत समझौता हुआ बच्चों। 8 अप्रैल को कौन सा समझौता हुआ, नेहरू लियाकत समझौता। पुनर्वास समस्या के लिए नेहरू लियाकत बच्चों समझौता कराया गया, दोनों के बीच नेहरू लियाकत समझौता हुआ। और भारत इस समझौते के विरोध में अंतरिम सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री, एक बच्चों श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आज के डेट में एनडीए के अस्तित्व बच्चों इन्हीं से है, और केसी नियोगी, 2 ने बच्चों मंत्रिमंडल से क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। यानी दोनों लोगों को यह नेहरू लियाकत समझौता बच्चों स्वीकार नहीं था। इन दोनों लोगों ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। लेकिन कहते नेहरू लियाकत समझौता का उद्देश्य दोनों देशों के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करना था बच्चों। यानी जो पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक थे उनकी सुरक्षा का दायित्व पाकिस्तान को देना था, और भारत में जो मुसलमान अल्पसंख्यक थे उनकी सुरक्षा का दायित्व किसका था, हिंदुस्तान का था। तो ये संधि जो है पूरी सौहार्दपूर्ण थी, लेकिन इन 2 लोगों ने बच्चों इसे स्वीकार नहीं किया। इनके तहत लूटी गई संपत्तियों की वापसी करनी थी। इस समझौते के तहत क्या होना था कि जो लूटी गई संपत्ति है दोनों राष्ट्रों में एक दूसरे की, उसे वापस करना है। दबाव डालकर धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है, यानी जो जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं का बड़े स्तर पर बच्चों धर्मांतरण हुआ था, इसे रोका जाना चाहिए। तथा दोनों देशों के अल्पसंख्यक समितियों का गठन करना आदि चीजें बच्चों इसमें क्या थे, शामिल थे। कहते हैं कुछ दिन बाद केंद्रीय सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु एक अलग पुनर्वास विभाग का गठन किया। इस विभाग के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 1951 तक इस समस्या का समाधान करते हुए पुनर्वासित शरणार्थियों को भारत की नागरिकता बच्चों क्या की, प्रदान की गई। पुनर्वासित शरणार्थियों को भारत की नागरिकता क्या की गई, प्रदान की गई। और नए राज्यों का जो गठन है बच्चों उसकी एक सीरीज नीचे दी गई है। आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ये डेट्स हैं बच्चों जो आपके राज्यों के पुनर्गठन की हैं कि कौन सा राज्य कब पुनर्गठित किया गया। ठीक है, और ये क्रम से पूरा बना हुआ है। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। तो ये सारी चीजें बच्चों आपको याद करने की है। ठीक है, और इसी के साथ बच्चों आपका जो ये टॉपिक था वो समाप्त होता है। लेकिन आपका टॉपिक बच्चों समाप्त हो गया, लेकिन आपका गोल अभी अचीव करना बाकी है। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बच्चों आपको देता है एक बेहतरीन मौका जहां पर आप अपने फ्यूचर को पूरी तरह से ब्राइट कर सकते हैं। ठीक, क्या करके बच्चों, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके। क्योंकि प्लस प्लेटफॉर्म देखिए 3 तरह से क्लासेस आपको दी जाती है, यूट्यूब पर स्पेशल क्लासेस और यहां पर बच्चों। लेकिन प्लस प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का वह प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक जीरो बेस से तैयार किया जाता है, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के थ्रू आपको तैयार किया जाता है यूपीएससी के लिए बच्चों। तो ये प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसे